Okay. Hello. Recording in progress. Hello. Yes. Is I am audible to all? Everyone? Yes. ठीक है. Video is clear? Okay. Let's begin. लास्ट क्लास में कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था? अडल्ट सफरेज हो चुका है, सिंगल सिटीजनशिप और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी नियरली कंप्लीट हो गया था. ठीक है, तो एक दो चीजें मैं आप लोगों से पूछूंगा. ये डेट क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डेट? कम अगेन. फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ सच्चिदानंद सिन्हा. सच्चिदानंद सिन्हा. इज दैट क्लियर? बेसिक सा फैक्ट है. क्वेश्चन जब करेंगे तो सब चीजें आ जाएंगी. ठीक है. यस. हाँ, मतलब आज ये कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको पूरे तक होल तरीके से आपको भेजा जाएगा. डोंट वरी अबाउट इट. ओके, चलिए लेट्स बिगिन. हम लोग ने तीसरा फैक्ट हम लोग कर रहे थे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. कोई बता सकता है व्हाट इज एग्जैक्टली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को बताई है? आप नहीं आए थे, चलिए. जो भी प्रेजेंट था वो बताएं. लेजिस्लेचर. इज दैट क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड, टू अमेजिंग. अच्छा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का अपोजिट वाला कौन सा है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का. ठीक है. नॉर्मल सा क्या होता है कि हम लोग को पता है कि लेजिस्लेचर होती है, एग्जीक्यूटिव होती है. लेजिस्लेचर लॉ बनाने का काम करती है और एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? उसको कंटिन्यू करना, उसको लागू करना. ठीक है. व्हेनेवर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड एज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हम लोग इसी चीज को फॉलो करते हैं, इसी वजह से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट फीचर है. इज दैट क्लियर? आगे बढ़े. चलिए, ठीक है. नेक्स्ट फैक्ट है फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इजी वे में समझ लेंगे इसको और कोई ज्यादा परेशानी इसमें नहीं आएगी. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है. तो ये क्या एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, इसको जानने की कोशिश करते हैं. देखिए, यहां पर दो चीजें आती हैं. एक वर्ड यूज होता है, फेडरेशन, या कभी कभी उसको फेडरल भी बोलते हैं. ठीक है. और एक कभी कभी वर्ड यूज होता है यूनिटरी. ठीक है, दो वर्ड यूज होते हैं. ये क्या है, इनको देखने की कोशिश करते हैं. जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि लेजिस्लेचर क्या है. लेजिस्लेचर का काम है कानून को बनाना. तो जो लेजिस्लेचर वो एक तरीके की पावर को होल्ड किए हुए है ना, पावर होल्ड, कानून बनाने की पावर. इसी तरीके से जो एग्जीक्यूटिव है वो भी एक तरीके की पावर को होल्ड किए हुए है. किस तरह की? कानून को लागू करने की पावर. इट मींस यहां पर जो पावर है वो कोई होल्ड किए हुए, लेजिस्लेचर. अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बेसिक सा क्रक्स है, यहीं पे चीजें क्लियर हो जाएंगी. तो कहने का मतलब क्या है, जो लेजिस्लेचर होता है वो कानून को बनाता है. ये एक तरह की पावर है. और ये पावर इंडिया में किसके पास है? जनरली पार्लियामेंट के पास है. सबको पता है ये बात? ठीक है, पार्लियामेंट के पास है. अब यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा. क्या ये पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है? नो या यस? सिर्फ और सिर्फ नो. देखिए, थोड़ा सा मैं करेक्ट करूं. थोड़ी सी पावर पार्लियामेंट के पास है और इसी तरीके से थोड़ी सी पावर जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट लेजिस्लेचर इसको बोलते हैं. जैसे आप लोगों ने लखनऊ में विधानसभा को देखा होगा, तो वो क्या है? वो भी जस्ट लाइक अ लेजिस्लेचर, बट वो स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर है. और पार्लियामेंट कहां पे होती है? पार्लियामेंट होती है सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेचर. ठीक है. अब बस यहीं पर देखिए, यहीं पे चीजें क्लियर है. जब कभी भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, मोर देन वन पार्टी,
उस चीज को हम लोग बोलते हैं फेडरेशन। जैसे लेजिस्लेचर का मतलब कानून बनाने की पावर पहले पार्लियामेंट के पास थी, अगर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास होती तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी फीचर है। बट पार्लियामेंट के पास ही सारी पावर नहीं है, वो पावर थोड़ी सी पावर पार्लियामेंट के पास है, थोड़ी सी पावर हम लोगों ने किसको दी हुई है, स्टेट लेजिस्लेचर को दी हुई है। मतलब क्या हुआ, पावर एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं है, वो पार्लियामेंट के पास भी और स्टेट के पास भी है। बस यहीं पे समझने की कोशिश करिएगा, जब सारी पावर एक जगह पर कंसंट्रेट हो जाती हैं उसको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, और जब सारी पावर थोड़ी थोड़े हिस्सों में अलग अलग जगह पे डिवाइड कर दी जाती है उसको हम लोग फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, मतलब उसको फेडरल या फेडरेशन का नाम देते हैं। इज दैट क्लियर? स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों से मिल पास करो। हाँ देखिए मैं वो बता रहा हूँ। देखिए अब क्या होता है, कैसे पता चलेगा कौन सी पावर किसके पास है किसके पास नहीं है। तो ये आप लोगों को याद होगा, मैंने जब कल लास्ट लेक्चर में पढ़ा रहा था तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया था, शायद आप लोग को याद हो। कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जा रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। पहला था उसका पार्ट, याद है सबको? दूसरा उसका था आर्टिकल, ठीक है, और तीसरा कहा था जो इन दोनों में चीजें नहीं हो पाई थी उससे बची हुई चीज थी वो हमने शेड्यूल में रख दी थी, ठीक है। और कितनी शेड्यूल थी शुरुआत में? 8 थी, लेकिन अब कितनी हो गई है? 12, है ना। इन्हीं शेड्यूल में से एक शेड्यूल है जिसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल 7। 7वीं शेड्यूल जो है उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं कि किस चीज के ऊपर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, किस चीज के ऊपर कानून कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, और किस चीज के ऊपर कानून दोनों लोग बना सकते हैं, जिसको हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। इन सब चीजों को समराइज करते हुए बस मैं एक बात कहूंगा जो अपने पॉइंट पे आना चाहेंगे। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, इसका मतलब क्या होता है कि जब कभी भी पावर छोटे छोटे से अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो, जैसे थोड़ी सी पावर हमने पार्लियामेंट को दे दी, थोड़ी सी हमने स्टेट लेजिस्लेचर को दे दी, तब इस तरह के जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग फेडरेशन बोलते हैं। और जब सारी पावर एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट होती है तो उसको हम लोग यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। होता क्या है इंडिया में, क्या है इंडिया में दोनों चीजों को फॉलो किया जाता है। हम लोग फेडरेशन को भी फॉलो करते हैं और यूनिटरी फीचर को भी फॉलो करते हैं। अब इसको थोड़ा पहचानने के लिए जब थोड़ा सा यूपीएससी का टच आएगा तब आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पर बस आप लोगों के लिए इसका बेसिक फीचर जानना जरूरी था कि फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब क्या है कि हम लोग फेडरेशन को भी मानते हैं, यूनिटरी को भी मानते हैं, लेकिन हम लोग हमारा झुकाव जो ज्यादा है वो सेंट्रल या यूनिटरी की तरफ ज्यादा है। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है। फेडरेशन क्या होता है ये हमने समझ लिया, यूनिटरी क्या होता है ये समझ लिया। हम दोनों को मानते हैं, लेकिन मेरा झुकाव कॉन्स्टिट्यूशन में झुकाव ज्यादा किसकी तरफ है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ ज्यादा होता है, यूनिटरी की तरफ ज्यादा है। इज दैट क्लियर? बातें क्लियर सबको? या मैं एक बार, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है पार्टली रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, मतलब थोड़ा सा रिजिड है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। कोई ऐसी नॉर्मल वाली बुक है? कॉन्स्टिट्यूशन का एक ये फीचर है, इसका कोई मतलब बता सकता है थोड़ा बहुत? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्टली रिजिड है और पार्टली फ्लेक्सिबल है। Exactly. It is directly related to your amendment process. बहुत इजी वे में, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में इसका मतलब क्या है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे मैंने आपको बताया था 395 आर्टिकल्स, ठीक है, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल, ये चेंज होके 450 आर्टिकल, 25 पार्ट एंड 12 शेड्यूल हो गई। कैसे हुई? इसमें अमेंडमेंट करके हुई। तो ये जो अमेंडमेंट का प्रोसेस होता है ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में बहुत ज्यादा टफ है। मतलब कुछ चीजों को अगर हमें चेंज करना होगा तो उसके लिए आपको बहुत टफ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। कैसे फॉलो करना पड़ता है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इसका फीचर है। वो एक स्पेशल मेजॉरिटी का प्रोसेस होता है, मेजॉरिटी प्रूफ करनी पड़ती है, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस 50% स्टेट की कंसर्न, ये अलग प्रोसेस है, यहाँ तक हमको नहीं जाना है। हमको बस ये देखना है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोसेस है। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन बहुत इजी वे में अमेंड हो जाते हैं और कुछ प्रोविजन को अमेंड करने के लिए बहुत ज्यादा टफ प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खास बात है जिसको इसी के एक फीचर में हमने मेंशन किया है। इज दैट क्लियर?
ठीक है, इसके आगे क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है वो आप लोग के लिए रेलेवेंट नहीं है, वो थोड़ा यूपीएससी टच में आता है, वो जब आगे आप आइएगा तो देखेंगे उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इलेबोरेट लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। मुंबई कोई लोग गए हैं? मुंबई कोई गया है? एनीवन? बीच पे कोई गया है? एनीवन गए? तो एक साहब क्या थे, वो मॉर्निंग वॉक पे उठे और इसी तरह से उनकी जैसे ये स्टिक है, इसी तरीके से उनकी स्टिक बहुत लंबी सी थी और वो साहब ऐसे बहुत आराम से चल रहे थे, ऐसे चल रहे थे और अपना हाथ ऐसे से हिलाते हुए बहुत आराम से एकदम मजे में सुबह सुबह चल रहे थे। और उन्होंने देखा नहीं कि एक आदमी पीछे आया, उन्होंने ऐसे जब हाथ की तो जो उनकी स्टिक थी वो उनके नाक में चली। तो कह रहे भाई साहब ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा अरे दिस इज माई राइट्स, मेरा मन है, मेरा अधिकार है कि मैं जहाँ भी जाऊँ आराम से, कोई मुझे रोक नहीं सकता। तब उस बंदे ने एक लाइन बोली, कहने सर मिस्टर जेंटलमैन, योर लिबर्टी एंड्स वेयर माई नोज बिगिंस, कि आपकी स्वतंत्रता वहाँ पर ख़त्म हो जाती है जहाँ पर मेरी नाक स्टार्ट हो जाती है। रैंडमली ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ों को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बंदा है जो एकदम फ्रीली टहल रहा है, उसको कोई असर भी नहीं है, टहल रहा है। दूसरे बंदे को जब उसके नाक में लगी तब उसने अपोज किया, उसने कहा फ्री एकदम नहीं हो। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको बहुत से अधिकार, राइट्स दिए हैं, एक पूरी लिस्ट दी है कि आपको ये अधिकार है, आपको ये अधिकार है, आपको कहीं भी जाइए कोई नहीं रोकेगा, आप जो पहनिए कोई नहीं कुछ कहेगा, आपको अनटचेबिलिटी का अधिकार, कोई अगर आपको छूने से मना करेगा तो उसके दिक्कत हो जाएगी, आपकी प्राइवेसी का आपको अधिकार है। मतलब कि पूरी लिस्ट दी है जिसका नाम हम लोगों ने फंडामेंटल राइट रखा। फंडामेंटल राइट रखने की वजह क्या हुई? फंडामेंटल राइट रखने की मेन वजह यही हुई, दो कारण थे। पहली बात कि ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए मिले हैं, और दूसरी बात कि अगर इनका वायोलेशन होगा तो आप इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, इस वजह से इनको फंडामेंटल राइट बोला। तो इसकी एक पूरी एलेबोरेट लिस्ट है, हम लोग आने वाले चैप्टर में इसके बारे में पूरा एलेबोरेट वे में पढ़ेंगे। अब एलेबोरेट वे में पूरी लिस्ट दी गई है, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको जब अधिकार दिए गए हैं उसके साथ ही साथ आपको कुछ ड्यूटीज भी दी गई हैं कि अगर आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कुछ कि आप उसका निर्वहन करें। जैसे कि देश के प्रति प्रेम रखें, कभी ज़रूरत पड़ जाए देश को इमरजेंसी वे में तो आप उसकी मदद करने के लिए रेडी रखें, और जो बेहतरीन से हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है उसकी थोड़ी सी आप रिस्पेक्ट करें, बड़ों का आदर करें। मतलब इस तरह की ड्यूटीज है, ये भी एक पूरी लिस्ट है। मीन टू से ये है कि संविधान ने एक तरफ अगर आपको राइट्स दिए हैं, उसकी एक पूरी लिस्ट दी है, मतलब कि प्लेंटी ऑफ राइट्स दिए हुए हैं, उसी के साथ साथ आपको कुछ ड्यूटीज भी दी गई हैं। एनीवन कैन एक्सप्लेन हमने फंडामेंटल राइट लिया कहां से? यूएसए से लिया। इज दैट क्लियर? तो यही चीज हमारी, सॉरी, हाँ, बिल ऑफ राइट्स वो आया था, वो एक बिल ऑफ राइट्स का मतलब एक पेपर पे आपका लिख दिया जाता था कि भाई ये आप आपके अधिकार हैं, तो बिल ऑफ राइट्स के नाम से उसको मशहूर करते थे। जस्ट एक इट। तो फंडामेंटल राइट्स, सॉरी यू हैव टू थोड़ा सा तेज बोलें, आवाज प्रॉपर नहीं आ रही आपकी। फोर्थ वन अगेन, ओके, ठीक है, जरूर। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्टली रिजिड है और पार्टली फ्लेक्सिबल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अमेंडमेंट से, कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, लेकिन जो ये अमेंडमेंट प्रोसेस है, कुछ प्रोविजन को लेके अगर आपको कुछ प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजन को चेंज करना है तो बहुत इजी वे में हो जाते हैं, और कुछ को अगर चेंज करना होता है तो बहुत टफ प्रोसेस रखते हैं। जैसे एक एक मैं एग्जांपल बताया दे रहा हूं, जैसे दिस वन, ओके, 5। चलिए, ये है कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। देखिए बहुत बेसिक वे में समझिएगा। फेडरेशन का मतलब क्या होता है कि जब पावर दो जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो, या कोई प्रोविजन ऐसे हो जिसमें दो चीजें इन्वॉल्व हो। जैसे कानून बनाने की पावर किसके किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, स्टेट के पास है। देखिए दो चीजें आ गई, पार्लियामेंट और स्टेट। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? फेडरेशन। दो जगह की चीजें हैं। इसी तरीके से कोई भी चीज जब दो होगी तो उसको हम लोग फेडरल के नाम से जानते हैं। भाई इतना ध्यान रखिए। जैसे पार्लियामेंट का जब हम नाम लेते हैं,
पार्लियामेंट का नाम लेते हैं तो इसमें क्या होता है, लोकसभा भी आती है और राज्यसभा भी आती है। इसको बोलते हैं बाई कैमरलिज्म। दो चीजें आ गई, मतलब ये एक फीचर है फेडरेशन का। दो चीजें कहीं पर भी आएंगी, वो फीचर किसका होगी, फेडरेशन की। और जब कभी भी कहीं पर एक चीज आ रही हो, एक चीज का फीचर दिखा रहा है, जैसे सिटीजनशिप कैसी है हमारी, तो सिंगल सिटीजनशिप है, ये यूनिटरी का फीचर है। बात समझ में आ रही है मेरी। जब कभी भी कोई एक चीज डिफाइन हो रही, जैसे सिंगल सिटीजनशिप, ऑल इंडिया सर्विसेज, वो सिर्फ एक है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको हैंडल करती है, तो उसको बोलते हैं यूनिटरी का फीचर वो है। और जब कभी भी दो चीजें एक साथ आई, जैसे बाई कैमरलिज्म, मतलब कि दो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, ये किस चीज का फीचर है, फेडरेशन का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों के फीचर हैं, फेडरेशन के भी हैं, यूनिटरी के भी हैं, लेकिन जो ज्यादा किसके हैं, यूनिटरी के, मतलब कि सेंट्रल हमारा ज्यादा पावरफुल है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलिए, कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। So, sir, federation is just the decentralization Come. decentralization. कम अगेन एंड स्पीक लाउडली, बिकॉज आवाज आपकी कम आ रही है। Sir, federation वही है ना, government has power distributed. एग्जैक्टली। देखिए मैंने बताया ना, यहाँ पर क्या है ना, जो पॉलिटिक्स का सेगमेंट है, हम लोग को बहुत टू द पॉइंट रहना है। इसके कॉन्सेप्ट फेडरेशन से यहीं तक स्टिक नहीं है, इसके बहुत एलैबोरेटिव मीनिंग भी है। हमें क्या समझना है, हमें अभी एनटीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या समझना है, फेडरेशन मतलब क्या, कि जब कभी भी दो चीज़ों के बारे में बात हो रही होगी, जैसे बाई कैमरलिज्म हो गया, ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन पहले सिर्फ पार्लियामेंट के पास, सिर्फ स्टेट के पास भी, दो चीज़ आ गई, ये फेडरेशन का फीचर है। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल आया वर्ड, ये यूनिटरी का फीचर है। इसी तरीके से ऑल इंडिया सर्विसेज आती है, जिससे आईएएस आईपीएस बनते हैं, वो भी आपका यूनिटरी का फीचर है। जब इमरजेंसी लग जाती है तो सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंच जाती है। नॉर्मल वे में क्या था, सेंट्रल स्टेट दोनों काम कर रहे थे, लेकिन जब इमरजेंसी लगती सारी पावर कहां चली गई, सेंटर के पास। तो ड्यूरिंग इमरजेंसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो गया, यूनिटरी, सेंटर ज्यादा पावरफुल हो गई। इस तरह के फीचर्स अगर आप देखेंगे तो दोनों फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पाए जाते हैं, बट हमारा झुकाव, हमारा बाइसनेस किसकी तरफ ज्यादा है, यूनिटरी वाले फीचर की तरफ ज्यादा। इसको कभी कभी हम लोग स्ट्रॉन्ग सेंटर भी बोलते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बहुत अच्छा पॉइंट है, शायद आप लोगों ने इसका नाम पहले भी सुना हो, बहुत इजी सा प्रोसेस है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नथिंग, ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को इशू किए हैं कि भाई वेन एवर यू मेक एनी लॉ, दिस इज योर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक इट इन योर माइंड बिफोर मेकिंग एनी लॉ। आपको कोई भी लॉ बनाना है बनाइए, कोई इशू नहीं है, बट इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही बनाइएगा। इस चीज को क्या बोला गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये किसको डायरेक्शन दी गई है, गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी गई है। ठीक है ना, क्लियर है बात? इसकी भी पूरी एक लिस्ट है, इसका पूरा सेपरेट चैप्टर है जो हम लोग आने वाले क्लास में, शायद अगली क्लास में हम लोग इसके बारे में देखेंगे। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। Yes. ठीक है, नेक्स्ट। चलिए, तो यहाँ तक हमने बहुत सी चीज़ें देख ली, पूरा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया, उसके कुछ स्पेशल फीचर्स देख लिए। इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा, ग्रुप पे वो सेंड हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग धीरे धीरे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपके सिलेबस से रिलेवेंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वो है आपका प्रीएम्बल। नाम किसने किसने सुना इससे पहले इसका? चलिए, अभी इससे पहले मैंने एक डेट आप लोगों से पूछी थी, 9th of दिसंबर, ठीक है। उसके बाद एक डेट थी 11th of दिसंबर, अब उसके बाद एक डेट है 13th of दिसंबर। ये तीन डेट, जिसमें से दो डेट आपको पता है। 9 दिसंबर फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, 11 दिसंबर इस मीटिंग में जो हमारे इंटरिम प्रेसिडेंट थे उनका बदलकर हमारे नए प्रेसिडेंट साहब आ गए थे, नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट है। उसके बाद ये 13 दिसंबर क्यों लिखा हुआ है? 13 दिसंबर के कुछ खास हुआ। 13 दिसंबर के एक नया स्टेप था जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। सोचिए थोड़ा सा,
असेंबली बनी, पहली मीटिंग 9 तारीख को हुई, दूसरी मीटिंग मतलब 11 तारीख को प्रेसिडेंट साहब चुन लिए गए। 13 दिसंबर की जो मीटिंग हुई थी उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब खड़े हुए और उन्होंने एक पेपर उठाया और पेपर उठा के वो पढ़ने लगे। उसमें उन्होंने कहा कि जब हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं उसमें हम लोगों को ये राइट देंगे, उनमें लोगों सब क्या नाम है, जेंट्स मेल फीमेल सब बराबर होंगे, सबको बराबर का विशेष अधिकार दिया जाएगा, ये चीज़ होंगी वो चीज़ होंगी, मतलब बहुत से प्रोविजन रखे गए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को क्या क्या देने जा रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इस चीज को पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने 13 दिसंबर को एक पेपर लेके सबके सामने अनाउंस किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने इसको पढ़ा। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जैसे मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग ये बताना चाहते थे कि हम देश को देना क्या चाह रहे हैं। क्लियर है बात यहां तक, हम देश को देना क्या चाह रहे हैं, इससे पता चल गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। अब इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो अब क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी चीज है जिसको पढ़ने के बाद हमें पता चल जाए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली क्या कहा जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या क्या देता है? प्रीएम्बल। तो कह सकते हैं जो चीज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के तौर पर पेश की थी, उसका एक नया फॉर्म प्रीएम्बल के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। बात क्लियर है? क्या रिलेशन है? ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे, सॉरी देखिए 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब उठे, उन्होंने एक पेपर पर एक रीडिंग लगाई, पेपर में बहुत सी चीजें लिखी हुई थी, ठीक है। उन्होंने बोला कि ये एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। क्या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है? कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं लोगों को देंगे क्या क्या, इस कॉन्स्टिट्यूशन में होगा क्या क्या। लिखा गया फंडामेंटल राइट मिलेंगे लोगों को, ये अधिकार मिलेगा, ये चीज होंगी, बहुत से फ्रेगमेंट बनाए, उसी को नाम दिया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, उस चीज का नाम दिया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को पेश किया। अब ये तो इससे पता चला था, अब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो वो कौन सी ऐसी चीज है जिसको देखकर हम बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का है, लोगों को वो किस तरीके से क्या चीज देता है। तो इसी का नया फॉर्म अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अभी कोई चीज अवेलेबल है तो उस चीज को हम लोग प्रीएम्बल बोलते हैं, या ऐसा बोलते हैं मॉडर्न डे का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारा क्या है, वो प्रीएम्बल है। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं प्रीएम्बल की। इट मींस प्रीएम्बल इज नथिंग, इट इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल इज नथिंग, इट इज एन इंटरफेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जस्ट सी द मीनिंग। दिखाई दे रहा है? हाँ, 1 मिनट। हाँ बताएं क्या करें आप? सर मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली अभी चीजें और भी क्लियर होंगी। मैं जो बताना चाह रहा हूँ बस मेरे साथ साथ आप लोग एकदम इजी वे में सब क्लियर हो जाएगा। मैंने इसका रिलेशन आपको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से बताया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक पेपर को पढ़ के बताया कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो उसको कहाँ पे हम लोग सर्च करें, तो उसको अगर हम लोग प्रीएम्बल को पढ़ लेंगे तो हमको अंदाजा हो जाएगा क्या चीज है। लुक एट दैट, दिस इज योर प्रीएम्बल। Constitution of India preamble. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, ये वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, इन्हीं का सारा खेल है। To constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economics and political liberty। किस तरह की होनी चाहिए? Liberty of thought, liberty of expression, liberty of belief, liberty of faith, liberty of worship and equality। किस तरह की इक्वालिटी होनी चाहिए? स्टेटस की इक्वालिटी होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज की इक्वालिटी होनी चाहिए एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। ठीक है, इसके साथ साथ हम क्या देंगे? फ्रेटर्निटी
assuring the dignity of the individual and the unit and integrity of the nation in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ये है आपका प्रेम्बल। अगर इसको आप अच्छे तरीके से समझ गए तो समझ लीजिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन का क्रक्स समझ लिया है। हो सकता है शायद आप लोग के ऊपर से गया हो। अभी मैं इसको बहुत इजी वे में आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ। शायद आप लोगों को कुछ भी ना समझ में आ रहा हो कि कहना क्या चाह रहे हैं, बट फॉर अ इंडियन सिटीजन इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोगों को ये रटा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे मैं रटने के लिए भी बोलूँगा, ज़रूरी होना चाहिए। लेकिन इसको समझाने के लिए आगे की स्लाइड्स में बहुत ईजी वे में इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और बहुत ईजी वे में सब चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अब यहाँ पर जो हमारी जो ये है, जो आपकी प्रेम्बल है, प्रेम्बल थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन अगर हम लोग इसको छोटे छोटे से पार्ट में डिवाइड कर लें, पार्ट में डिवाइड करने की पढ़ने की कोशिश करें तो ये बहुत इजी वे में आपको समझ में आ जाएगी। वही काम मैंने आगे की नेक्स्ट स्लाइड में किया हुआ। क्या है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो प्रेम्बल है आपको हमने उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। अगर एक साथ आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बोरिंग भी हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो 4 हिस्सों में हमने प्रेम्बल को डिवाइड किया है। पर पहला पार्ट इसका क्या है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैं इसको वापस ले आकर आप लोगों को दिखाऊंगा, सिर्फ फिलहाल यहाँ पे आप मेरे साथ रहिए। जो प्रेम्बल है वो ये बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी का सोर्स क्या है। तो कौन है भाई सोर्स? ध्यान रखिएगा, पीपल ऑफ इंडिया। थोड़ा सा मेरे साथ रहिए, अभी सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला पॉइंट इसका ये है। दूसरा फैक्ट, इंडियन स्टेट का नेचर किस तरीके का है, इंडियन स्टेट है किस तरीके का, ये भी बात हमको कहां से पता चलती है? प्रेम्बल से। कैसे पता चलती है? ये प्रेम्बल के वर्ड है। हमारा नेशन सोवरीन है, हमारा नेशन सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिकन पॉलिटी है। मतलब कि रियल में पावर किसके पास है? कौन है पावरफुल? सरकार? नो, पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया के लोग ही पावरफुल है। वी द पीपल ऑफ इंडिया। पढ़िए इसको, मैं बैक दिखा रहा हूं, प्रेम्बल पढ़िए इसका। We the people of India. See the beauty of this preamble. We the people. It means कि you are powerful, not government. Government आती है जाती है, वो आएंगी जाएंगी. The most important and the most powerful authority in India is you. आप सब पावरफुल हैं। आपको ये अधिकार है कि जब किस सरकार को आपको रखना है, किसको हटाना है, किसको नहीं हटाना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल ने ही ये बताया कि मेन अथॉरिटी इंडिया में कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम और आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नहीं देखिए, मैं यहाँ पे कह रहा मेन पावर किसके पास है? लोगों के पास है। कैसे है? क्योंकि लोग ही तो नेताओं को चुन के वहां पर भेजते हैं। अगर आप उनको ना भेजें, किसी दूसरे पर्सन को भेज दें तो वो जाके वहां पे काम करेगा, किसी तीसरे पर्सन को भेजेंगे तो वहां पे जाके वो काम करेगी। जैसे जब से देश हमारा आज़ाद हुआ है, कांग्रेस आई, बीजेपी आई, जनता दल आई और क्या नाम है, कोalition की पार्टियां बनी, तो क्या हुआ? किसने भेजा उनको? लोगों ने। तो अल्टीमेटली पावर किसके पास है? पीपल ऑफ इंडिया के पास है। जो लोग काम करते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव आपके होते हैं, ना कि एग्जैक्टली पावरफुल पर्सन। एग्जैक्टली पावर किसके पास है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग लोगों के पास है। कम टू द पॉइंट, बी फोकस ऑन दिस। तो हमारा अब क्या हुआ? पीपल ऑफ इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द प्रेम्बल। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है? हम सोवरीन हैं, हम सोशलिस्ट हैं, हम सेकुलर हैं, हम डेमोक्रेटिक हैं, हम रिपब्लिकन हैं। इसको एक एक वर्ड को जानना जरूरी है, बस एक एक मिनट लगेगा सभी के लिए। नंबर 1, इंडियन स्टेट सोवरीन है। सोवरीन का मतलब क्या होता है कि वी आर इंडिपेंडेंट टू टेक एनी डिसीजन विदाउट एनी प्रेशर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग अपने डिसीजन लेने के लिए एकदम इंडिपेंडेंट है, हमारे ऊपर किसी का भी कोई प्रेशर नहीं है। एग्जाम्पल, हम लोग यूनाइटेड नेशन के भी पार्ट हैं, सबको पता है, यूएनओ सबको पता है। हम लोग वर्ल्ड बैंक के भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेंट हैं।
ठीक है, हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के भी पार्टिसिपेंट हैं, ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, लेकिन ये हमें सजेशन देते हैं, लेकिन ये चाहे कि अपने रेगुलेशन को हमारे पर थोप दें, नहीं पॉसिबल है, बिकॉज वी आर सोवरीन। सोवरेनिटी का मतलब यही होता है, वी आर सोवरीन, वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी बर्डन, हमारे पास कोई बर्डन नहीं है, हम लोग अपने डिसीजन खुद लेते हैं। ये कहाँ से पता चलता है हमको? इसी वर्ड से पता चलता है, सोवरीन। क्लियर है बात? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सोशलिस्ट। व्हाट इज सोशलिस्ट? सोशलिस्ट वर्ड जनरली सोशलिज्म से निकला है, मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं समाजवाद। मतलब कोई ऐसा गवर्नमेंट का फिनोमिना या कोई ऐसा कल्चर जहां पर समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में ज्यादा सोचा जाता हो, ऐसा सिस्टम, ऐसा फिनोमिना, ऐसा लोकेशन, ऐसा रीजन जहां पर सोसाइटी के बारे में ज्यादातर सोचा जाता हो। तो भाई कौन ज्यादा सोचेगा? सोसाइटी के लिए वहां की जो गवर्नमेंट होगी वो ज्यादा सोचेगी। इट मींस गवर्नमेंट ही ज्यादातर काम करेगी, इट मींस कि ज्यादातर चीजों पर गवर्नमेंट का ही अधिकार होगा। यही तो बात होनी चाहिए सोशलिस्ट का मतलब ऐसी आइडियोलॉजी जहां पर समाज के बारे में ज्यादा सोचा जाता हो। समाज के बारे में ज्यादा कौन सोचेगा? ऑब्वियसली गवर्नमेंट ही सोचेगी। और गवर्नमेंट समाज के लिए ज्यादा सोचेगी तो कैसे सोचेगी? उसके पास रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए। इसका मतलब रिसोर्सेज के ऊपर सारा अधिकार किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा। बस यहाँ पे एक जो फैक्ट है मैं बता देना चाहता हूँ बहुत बेसिक वे में। सोशलिस्ट का मतलब है कि समाज के लिए हम लोग ज्यादा काम करेंगे। लेकिन 1991 में शायद आप लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म पढ़े हो, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो। एलपीजी रिफॉर्म के बारे में पढ़ा है कुछ? L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन, G फॉर ये आने में देखिए थोड़ा सा क्या हुआ, मैं आपको छोटी सी एक ग्लिम्स दे रहा हूँ। 1990 तक हमारा क्या प्रोसेस था? सिर्फ और सिर्फ हम अपने में ही व्यापार करते, अपने में ही ट्रेड करते थे। बाहर के लोगों से हमारा ज्यादा आमदोरफ्त इंटरेक्शन नहीं था। लेकिन कंडीशन इतनी वर्स्ट हो गई कि हमारे पास मात्र 10 से 15 दिनों तक के लिए फॉरेन एक्सचेंज बचा था। मतलब 10 से 15 दिनों तक ही इंडिया सस्टेन कर पाता। उसी समय क्या हुआ? 1991 का समय आया, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्हीं ने पीवी नरसिम्हा राव साहब जो वहां के प्राइम मिनिस्टर साहब थे उस समय, उनके साथ मिलकर कुछ एक मीटिंग करी। उन्होंने बोला कि अब हमें अपने देश को रिस्ट्रिक्शन, बाउंडेशन से हटाना पड़ेगा, हमें दूसरे देशों से भी ट्रेड करना पड़ेगा। इन्हीं सब फिनोमिना को एलपीजी बोलते हैं। एल फॉर लिबरलाइज कर दिया, लिबरलाइजेशन। हमने सरकार की बहुत सारी चीजें थी उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया। हम सिर्फ अपने में ही व्यापार करते थे, हमने उसको खोल दिया। अब हम ग्लोबलाइजेशन करने लगे, मतलब ग्लोबली व्यापार करने लगे। जब ये सिचुएशन सही हुई तो बहुत से प्राइवेट सेगमेंट भी इंडिया में आए, बहुत सी प्राइवेट सेगमेंट आए, बहुत सी फॉरेन कंपनीज आई, बहुत सी चीजें आई। तो मैटर ये है हम लोग सोशलिस्ट हैं, सरकार ही लोगों के बारे में ज्यादातर सोचेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सरकार सोचेगी। हम लोग सोशलिस्ट तो हैं लेकिन हमारे साथ सरकार के साथ साथ प्राइवेट का भी पार्टिसिपेशन है। इसका एक सामने एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली देख लें, चाइना में क्या होता है? चाइना में कोई प्राइवेट चीज, प्राइवेट नाम की एंटिटी नहीं है। मोस्ट ऑफ द चीजों पर सरकार का ही अधिकार है, सरकार जो चाहेगी वो करेगी। कोई भी प्राइवेट अथॉरिटी वहां पर ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाती है। ठीक है, वो सोशलिस्ट हैं लेकिन वो अलग टाइप के हैं। ठीक है, वो कम्युनलिज्म वाले सोशलिस्ट हैं और हम लोग जो है वो हम लोग डेमोक्रेटिक वाले सोशलिस्ट हैं। और हमारे यहाँ प्राइवेट और सरकार दोनों लोग मिलके आपस में बढ़ते हैं। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं, मेरा जो मेन पर्पस है वो सोसाइटी को सर्व करना है। इज दैट क्लियर? वी आर सोशलिस्ट बट नॉट फुली, थोड़ा सा हमारे में प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी है। आगे बढ़े। हाँ, एलपीजी पॉलिसी क्या? सॉरी, कम अगेन। सर दिस एलपीजी पॉलिसी का आपने बताया, सर ये ऐसे तरीके ना कि जो भी पॉलिसी क्रिएट करने को इकोनॉमी को इस बूस्ट करने। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। इससे हुआ क्या? देखिए मैंने क्या, यहाँ पे एक वर्ड है पी फॉर प्राइवेटाइजेशन। इससे पहले क्या हो रहा था? ज्यादातर चीजों पर सरकार का अधिकार था। क्यों? क्योंकि हम लोग कहते थे हम लोग सोशलिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, हम लोग सरकार ही सारा काम करेगी, प्राइवेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए।
इसी चीज़ को एलपीजी ने थोड़ा सा ब्रेक किया, तो उसके बाद से प्राइवेट लोगों का भी आगमन हो गया यहाँ पे, प्राइवेट लोग भी, प्राइवेटाइजेशन भी हुआ, तो प्राइवेट चीज़ें भी यहाँ पर आने लगी। इसके बाद ही सोशलिस्ट हम लोग अभी भी हैं, लेकिन हम लोग प्राइवेट वालों को एकदम इग्नोर नहीं करते हैं, प्राइवेट वालों को साथ लेके ही चलते हैं। अब चाइना में क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ पर सरकार का ही अधिकार है, सरकार जो चाहेगी वो करेगी। हम लोग सरकार भी है, प्राइवेट दोनों साथ में हैं। एग्जैक्टली, आगे बढ़े। नेक्स्ट, सेकुलर, ये वर्ड क्या कहता है? हाँ, बहुत बहुत अच्छा था। देखिए, एग्जैक्टली यू आर गुड। यहाँ पे बस मैं एक वर्ड चीज़ बोलना चाहूँगा, सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर को हिंदी में, कुछ वर्डों का हिंदी मतलब अच्छा रहता है, हिंदी में सेकुलर को बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। या मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ। देखिए, सेकुलर का मतलब समझने के लिए एक थोड़ी सी एक थिंकिंग है, वो समझिएगा। एक होती है स्टेट, मतलब कि गवर्नमेंट, और एक होता है रिलीजन। ठीक है, स्टेट और रिलीजन। क्या बोला जाता है कि स्टेट और रिलीजन साथ में नहीं रह सकते, ये ऐसा जनरली माना जाता है। और बोला जाता है कि इस चीज़ को समझने के लिए कि एक स्टेट है और एक रिलीजन है, इस चीज़ को लेकर दो तरह की हाइपोथेसिस बनती हैं, दो तरह की हाइपोथेसिस बनती हैं। एक बनती है आपकी वेस्टर्न वाली, वेस्टर्न, और एक है इंडियन। समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा यूपीएससी का टच आपको देना है। क्या कहती है वेस्टर्न वाले? क्या कहते हैं कि जो रिलीजन है और जो आपका गवर्नमेंट है, वो दोनों एकदम सेपरेट हैं, वो किसी भी कंडीशन में इन्वॉल्व आपस में नहीं हो सकते, मतलब कि एकदम अलग है, किसी भी कंडीशन में वो दोनों आपस में साथ नहीं हो सकते। बट इंडियन कल्चर क्या कहता है? जनरली स्टेट और धर्म, रिलीजन अलग अलग है, बट जब हमें नीड लगेगी, सरकार को जब नीड लगेगी, तब स्टेट रिलीजन के मैटर में पार्टिसिपेट करेगी ताकि हमारी सोसाइटी अच्छी हो सके। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, ट्रिपल तलाक। शायद ट्रिपल तलाक का मैटर सभी ने सुना होगा, है ना? ट्रिपल तलाक ये क्या है? इट इज़ अ रिलीजियस, कहीं ना कहीं रिलीजियस इशू है ना, लेकिन सरकार ने इसमें इन्वॉल्वमेंट लिया क्योंकि बहुत सी जो वुमेन थी, जो मुस्लिम कंट्रीज की वुमेन, मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करने वाली वुमेन थी, उनका कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सरकार रिलीजन में इन्वॉल्व हुई, तभी तो ये रिजल्ट मिल पाया। इसी तरीके से सबरीमाला केस, आप लोगों को शायद आप लोगों ने सुना हो, सबरीमाला एक टेम्पल है आपके सदर्न इंडिया में। वहाँ पर क्या होता था कि वहाँ पर गर्ल्स को अलाउड नहीं था कि वो लोग जाएं वहाँ पर प्रे कर सकें, वो लोग जाके वहाँ पर प्रे नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट लिया। तो कहने का मतलब है हम लोग सेकुलर हैं। सेकुलर का मतलब क्या है कि इंडियन कंटेक्स्ट में कि धर्म, रिलीजन और गवर्नमेंट अलग अलग हैं, लेकिन जब नीड होगी तब हम जो सरकारें होंगी वो रिलीजन में इंटरफेरेंस कर सकती हैं। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है, कुछ भी कंडीशन हो जाए, रिलीजन अलग है और स्टेट वहाँ की अलग है, वहाँ की गवर्नमेंट अलग ही रहेगी। हम लोग मानते हैं किसको? हम लोग सेकुलर हैं, अलग हैं, लेकिन इंटरफेरेंस कर सकते हैं। इसके साथ एक चीज़ और भी है कि एक फैक्ट और भी है कि सेकुलर हम लोग हैं और इसकी वजह से हम किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेंगे कि हम पर्टिकुलर हैं तो किसी धर्म को प्रमोट करें। ये चीज़ भी सेकुलर वर्ड से ही सिंबलाइज होती है। बात क्लियर है? ठीक है, तो दो चीजें हमने देखी यहाँ पर सेकुलर वर्ड के रिस्पेक्ट में। इंडियन कंटेक्स्ट में सेकुलर का मतलब क्या है और वेस्टर्न कल्चर में सेकुलर का मतलब क्या है। और दूसरा फैक्ट हमने ये देखा कि सेकुलर होने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट किसी भी धर्म को एक्स्ट्रा बायसनेस शो नहीं करेगी कि मैं किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट करती हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने प्रेम्बल में अपने आप को सेकुलर मेंशन किया है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट वर्ड आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक वर्ड डेमोक्रेसी से निकला है, बहुत बेसिक सी चीज है। इसके लिए एक बहुत अच्छा कोट अब्राहम लिंकन ने बोला था, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मतलब कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा ही चुनित। मतलब कि सब कुछ, डेमोक्रेसी का मतलब वो है जहां पर पीपल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, पीपल ही किसी को चुनकर भेजेंगे जो लोगों के लिए ही होगी। तो मीन टू से ये है हम लोग डेमोक्रेटिक हैं, हम लोग डेमोक्रेटिक है। चूंकि यहाँ पर मेन पावर किसके पास है? पीपल ऑफ इंडिया के पास है। प्रेम्बल की पहली लाइन हम लोगों ने देखी थी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इज दैट क्लियर? डेमोक्रेटिक इज नथिंग, जहां पर पीपल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो वो हमारा डेमोक्रेटिक कहलाता है। इज दैट क्लियर?
आगे बढ़े, नेक्स्ट वर्ड है रिपब्लिकन पॉलिटी। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। रिपब्लिकन पॉलिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर दो चीजें होती हैं, इस चीज को देख लिएगा। एक कॉन्सेप्ट होता है रिपब्लिक और एक कॉन्सेप्ट होता है मोनार्क। नाम दोनों ही सुनेंगे आप लोगों ने, रिपब्लिक का तो सुना ही होगा, हम लोग रिपब्लिक डे बनाते हैं, ठीक है। और दूसरा वर्ड होता है मोनार्क। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, जो गवर्नमेंट होती है उसको हेड कौन करता है? जनरली जो इंडिया के जो सबसे इंपॉर्टेंट अथॉरिटी जो गवर्नमेंट को हेड कर रही होती है वो कौन होती है? स्टेट को हेड कर रही होती है, उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जब किसी भी स्टेट के हेड को हम लोग चुन कर भेजते हैं, whenever we elect any person to be a head of the state, then this particular country called as republic or republican polity। जब किसी भी स्टेट के हेड को चुना जाता है, इंडिया में कौन हेड है? यहाँ पे प्रेसिडेंट साहब। उनको हम लोग कैसे भेजते हैं? उनको हम लोग चुन के भेजते हैं। तो जहां पर हेड ऑफ द स्टेट को चुना जाता है वहां की पॉलिटी को हम लोग रिपब्लिकन पॉलिटी बोलते हैं, और जहां पर हेड ऑफ द स्टेट को चुना नहीं जाता उनको क्या बोलते हैं? मोनार्क बोलते हैं। ये कहां पे सबसे ज्यादा फॉलो होती है? ब्रिटेन में। वहाँ के जो हेड ऑफ द स्टेट है वहाँ के राजा रानी ही होते हैं अभी भी, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में प्रेसिडेंट साहब को चुना जाता है। अभी कौन है प्रेसिडेंट साहब? रामनाथ कोविंद साहब हैं, ठीक है। तो वो क्योंकि वो चुनाव लड़के आए तो इस वजह से हम लोग रिपब्लिकन है। रिपब्लिकन का मतलब क्या? जिस हेड ऑफ द स्टेट को चुना जाता है वो रिपब्लिकन कहलाता है, और जिस हेड ऑफ द स्टेट को हम लोग खानदानी वे में लाते हैं, जैसे अमेरिका में ब्रिटेन में होता है, वहाँ के जो शाही खानदान है उसी में से कोई हेड ऑफ द स्टेट बनता है, तो उसको हम लोग मोनार्क बोलते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो ये थी जो प्रेम्बल से हमको बात पता चलती है वो ये है नेचर ऑफ द इंडियन क्या है। हम लोग सोवरीन हैं, हमारे पर कोई बर्डन नहीं है, हम लोग सोशलिस्ट हैं, हम लोग सेकुलर हैं, हम लोग डेमोक्रेटिक हैं, और हम लोग रिपब्लिकन पॉलिटी को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, अब इसी प्रेम्बल को जो 4 हिस्सों में मैंने बताया था उसी का नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली करना क्या चाहता है? बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। हम लोग जस्टिस प्रोवाइड कराना चाहते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हम जस्टिस देना चाहते हैं, हम लोगों को लिबर्टी देना चाहते हैं, हम लोगों में इक्वालिटी देना चाहते हैं, और हम लोगों में फ्रेटर्निटी मतलब कि भाईचारा, बंधुत्व जिसको बोलते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव। और ये कहां से हमको पता चलता है? ये हमको पता चलता है प्रेम्बल से। तो जो हमने बोला था कि प्रेम्बल को समझने के लिए 4 स्टेप होते हैं, 4 में से तीसरा क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। और जो लास्ट और 4 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है? और डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है? 26 नवंबर 1949। 26 ऑफ नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, ठीक है। बात क्लियर एकदम? सबको फैक्ट पता चल गया? सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। एक बार से बस प्रीवियस हो गया। अब अगर आप उसको देखेंगे अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो यहां से क्या पता चल रहा है? अथॉरिटी। उसके बाद हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, ये क्या पता चल रहा है इसका? कि किस तरह की पॉलिटी को हम लोग फॉलो करते हैं। तो जो हम लोगों ने दूसरा सेगमेंट पढ़ा था वो चीजें। अब उसके बाद हम लोग जनता को देना क्या चाहते हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यही चीज तो हमारा ऑब्जेक्टिव था। और जो नीचे लाइन ये लिखी हुई है यही तो हमारी डेट ऑफ एडॉप्शन है। तो मीन टू से ये है कि प्रेम्बल को अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो हो जाएंगे थोड़ा सा परेशान। इसको पढ़ने के लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं इसके इंग्रेडिएंट्स को देखना पड़ेगा। इंग्रेडिएंट्स को हम लोगों ने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पीपल ऑफ इंडिया है, हमारा नेचर कैसा है, हम इंडियन स्टेट है किस तरह की, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड दिस, हम करना क्या चाहते हैं, दिस, और डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है, दिस। यहां तक किसी को कोई इशू? आगे बढ़े? वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड।
सॉरी टाइम हाँ, इट्स नियरली कंप्लीट। ओके, तो आई थिंक मुझे तो करना ही पड़ेगा 1 मिनट। ठीक है, बस 1-2 लाइन बची, ये कंप्लीट हो गया, बस 2 लाइन बची कंप्लीट। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने पहले बताया था, प्रीएम्बल किस चीज पे बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। दिस डेट आपको पता ही है, मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। और दूसरा पॉइंट इसका क्या था कि एक फैक्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रीएम्बल है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुआ है, और उस अमेंडमेंट के जरिए से 3 वर्ड को ऐड किया गया था। ठीक है, सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुआ है, उसके जरिए से 3 वर्ड को ऐड किया गया था। अमेंडमेंट क्या था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जो कि 1976 में किया गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो 1976 में किया गया था। उसके जरिए से 3 वर्ड क्या ऐड किए गए? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये वर्ड ऐड किए गए हैं आपके प्रीएम्बल में। तीसरा पॉइंट से क्या कहता है? इट कंटेन द आइडिया एंड एस्पिरेशन ऑफ। ये बेसिक सी चीजें, आप इस पीडीएफ को पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं। देन इसके बाद हमारे फंडामेंटल राइट आ जाएंगे, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, चीजें क्लियर हैं सभी को? एवरीवन? ओके, हाँ जी, बताएं। हाँ, वो पीडीएफ आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी। क्लास आप लोग के जैसे बाइंड अप होंगे, आप लोग को मिल जाएगी पीडीएफ उसकी। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू क्लास, सी यू नेक्स्ट क्लास, सी यू सून, थैंक यू। सर आराम से 15 मिनट और ले लेते हैं, क्या दिक्कत? वो बच्चे ही बोल रहा है। बच्चे क्या बोल रहे हैं?